बेटा हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। टू मेन सिस्टम यूज फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, यूज फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, यूज फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो मेन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। पहला सिस्टम है बेटा आपके पास डबल एंट्री सिस्टम, जो कि आपकी पूरी बुक है जिसे आप पढ़ रहे हो अभी। अगर आप अपनी बुक का फर्स्ट कवर पेज देखोगे, डबल एंट्री सिस्टम क्या लिखा बच्चे उसमें, डबल एंट्री सिस्टम। तो ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, पूरे साल पढ़ना है ये। सेकेंड सिस्टम आता है बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ये एक बस छोटा सा टॉपिक है। आप अगर अपने इंडेक्स में देखोगे तो लास्ट टॉपिक है ये हमारे पास, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है बच्चे, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम दो टाइप के हमारे पास रिकॉर्डिंग सिस्टम होते हैं, दो टाइप के। अब उन दो सिस्टम्स को हम एक एक करके रीड करते हैं अच्छे से। फर्स्ट आता है बेटा हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या बताता है, एवरी ट्रांजेक्शन, जितने भी दुनिया में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, चाहे वो ट्रांजेक्शन हो चाहे वो इवेंट हो, टू एस्पेक्ट्स, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट, डेबिट एंड अ क्रेडिट, बोथ आर रिकॉर्डेड। हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर आपने सामान लिया है, अगर आपने सामान परचेज किया है, या तो बेटा आपने उसे कैश में परचेज किया होगा या आपने क्रेडिट परचेज किया होगा। इफ गुड्स परचेज अब मैं जैसे यहां पे लिख रहा हूं इन कैश, तो अगर मैं कैश पे ले रहा हूं बेटा सामान, तो कैश हमारे पास से माइनस होगा, जबकि गुड्स जो सामान हमने खरीदा है वो हमारे पास प्लस होगा। बस इसी प्लस माइनस को हम लोग डेबिट और क्रेडिट के अंदर कैटेगराइज कर लेते हैं। एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, एक डेबिट होगा तो एक पोर्शन आपका क्रेडिट होगा। तो हर ट्रांजेक्शन के कितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है बच्चे, यस सर। सेकंड में हम बात करते हैं सिंगल एंट्री ट्रांजेक्शन। ये डेफिनेशन वाइज हम बात कर रहे हैं सर, इसकी बेटा हमने डेफिनेशन के बारे में बात की, इसकी भी हम डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में डेफिनेशन क्या है, दिस इज इनकम्प्लीट सिस्टम। पहले ही बता दिया कि कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ओनली वन एस्पेक्ट। जबकि इसमें क्या थे, दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो रहे थे, इसमें कितने एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो रहे हैं, ओनली वन ट्रांजेक्शन, वन एस्पेक्ट आपका रिकॉर्ड हो रहा है ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। यूजुअली या तो कैश रिकॉर्ड कर लोगे या फिर उसका पर्सन नाम। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई हमने गुड्स परचेज किए इन कैश, अगर मैं कैश में ना लिख करके बेटा यहां पे अगर मेंशन कर दूं, लेट्स से कि हमने गुड्स परचेज किए हैं इन क्रेडिट, उधार में लिए, और ब्रैकेट में नाम लिख देता हूं मिस्टर श्याम, तो यहां पे अब नाम जो आएगा वो श्याम का नाम आएगा। किसका नाम आएगा, मिस्टर श्याम का। और श्याम बेटा क्या हो रहे हैं, श्याम से अगर हमने उधार लिया तो श्याम आपके इंक्रीज हो गए और हमने गुड्स खरीद लिए। तो ये दो एस्पेक्ट है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे भी दो एस्पेक्ट, मतलब एक सिंगल एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा, या तो वो आप कैश में रिकॉर्ड कर लो किसी चीज को, या फिर उसका नाम रिकॉर्ड कर लो, या फिर उसका नाम रिकॉर्ड कर लो। बस एक ही चीज, आप यहाँ पे एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करोगे। ठीक है बच्चे, यस सर। सेकंड डबल एंट्री सिस्टम, अगेन वापस आइए, डबल एंट्री सिस्टम का जो मेन प्रिंसिपल है जिसपे वो चल रहा है आज, जिसपे हम लोग उसको बात कर, जिसके बारे में हम इसके बात कर रहे हैं आज, वो क्या है हमारे पास, इसका जो प्रिंसिपल है मेन, ये फॉलो करता है बेटा रूल। अब ये रूल कौन सा है, एवरी डेबिट देयर इज कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। हर डेबिट के लिए क्रेडिट होता है, हर डेबिट के लिए क्रेडिट है, क्रेडिट के लिए डेबिट है, डेबिट के लिए क्रेडिट है। हर ट्रांजेक्शन ऐसे ही रिकॉर्ड होगा। ठीक, जबकि इसमें क्या है बेटा, इट ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसका कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, इसमें ओनली वन एस्पेक्ट है। सर एस्पेक्ट है तो उसमें डेबिट और क्रेडिट कुछ तो हो सकता है, नहीं बच्चे, इसमें डेबिट क्रेडिट कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि अगर डेबिट आएगा, जैसे ही डेबिट आता है तो साथ में उसका क्रेडिट आता है, तो ना तो इसमें डेबिट को रिकॉर्ड करते हैं, ना ही हम इसमें क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हैं। एक ही एस्पेक्ट होता है कि हमने अगर कैश में लिया तो हम कैश के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, अगर हमने क्रेडिट में बेचा है तो हम उसके नाम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि सपोज करो मॉर्निंग में आप शॉप पे गए और वहां से कोई ब्रेड लेके आए हो, तो अगर ब्रेड, अगर मान लो सपोज करो आपको शॉपकीपर जानने वाला है
और आपने उसे कैश दिया है, फिर तो कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं, आपने कैश दिया, आप ब्रेड लेके अपने घर आ गए। सेकंड एस्पेक्ट होता है बेटा, आपने ब्रेड परचेज की और उनको बोला भैया खाते में लिख देना, खाते में लिख देना। अब उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका नाम, अब वो आपका नाम रिकॉर्ड करेगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा है, ना कि डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा है। डबल एंट्री सिस्टम में अगर आपने कैश में लिया तब भी रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट मिला तब भी रिकॉर्ड होगा। इसमें क्या है, अगर आपने कैश में लिया है तो खाली आपका नाम रिकॉर्ड होगा, अगर आपने क्रेडिट में लिया, उधार पे लिया है तो आपका सॉरी, अगर आपने कैश में लिया है तो कैश रिकॉर्ड होगा, अगर आपने उधार में लिया तो आपका नाम रिकॉर्ड होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग बच्चे, सेकंड है हमारे पास अब एडवांटेजेस। वैसे एडवांटेजेस अभी मैंने पीछे एक स्लाइड, अभी अभी हम लोग और ज्यादा डेप्थ में इसको पढ़ने वाले हैं। नंबर 1, इनकम्प्लीट कंप्लीट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, कंप्लीट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। नंबर 2, इसमें ट्रायल बैलेंस बनेगा और फाइनल अकाउंट भी बनेगा। फाइनल अकाउंट के अंदर ही बेटा बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं। फाइनल अकाउंट्स के अंदर ही आपके 3 तरीके से हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 1 ट्रेडिंग, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस, एंड नंबर 3 बैलेंस शीट। हम 3 तरीके से को रिकॉर्ड करते हैं। हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर कोई भी एरर हो रहा है, कोई गलती हो रही है, कोई फ्रॉड हो रहा है, उसे आप डिटेक्ट कर सकते हो, जज कर सकते हो पहले। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है बेटा, सिंगल एंट्री सिस्टम की इसकी लिमिटेशन आती है, डू नॉट गिव ट्रू पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल, जो हमारे पास फाइनेंशियल्स हैं उनकी ट्रू पिक्चर को कभी भी इंडिकेट नहीं करता। एंड इसके अंदर कभी भी आप कैन नॉट प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स एक्यूरेटली। फाइनल अकाउंट तो बन ही नहीं पाएंगे क्योंकि डेबिट क्रेडिट का कोई एस्पेक्ट ही नहीं होता इसके अंदर। और दूसरी बात, ये साइंटिफिक नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है, लेकिन ये मोर साइंटिफिक है। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया है सिस्टमेटिक यूज ऑफ सिस्टम यूज्ड फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस या अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन 2 एस्पेक्ट्स। नंबर 1 डबल एंट्री सिस्टम, नंबर 2 सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री को हम लोग क्यों कहते हैं इसे डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि इसका नाम ही बेटा, नाम क्या बता रहा है हमें कि जो भी चीज रिकॉर्ड होगी किसमें होगी, डबल। डबल का मतलब यहाँ पे क्या है, एक एस्पेक्ट होगा ना डेबिट और एक एस्पेक्ट हो सकता है आपका क्रेडिट। ठीक, जबकि इसका नाम क्या बेटा, नाम ही क्या है, सिंगल एंट्री। सिंगल मतलब ओनली 1 एस्पेक्ट, इसमें क्या रिकॉर्ड होगा, ओनली 1 एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम को हमने अलग से एक्सप्लेन किया क्योंकि जो इसकी एडवांटेजेस हैं, आपसे बाई चांस एग्जाम में ये बातें पूछ ली जाती है और आपको पता भी होनी चाहिए बेटा। तो पहली चीज क्या है, बस हेडिंग वाइज इसको गो थ्रू करते हैं, डिटेल में इसको अब डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 साइंटिफिक सिस्टम है बेटा ये, क्योंकि इसमें हर चीज कैसी होती है, साइंटिफिकली रिकॉर्ड होती है, विद रीजन रिकॉर्ड होती है। नेक्स्ट ओनली रिकॉर्ड, फिर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हो क्योंकि इसमें हमने अभी बात की कि हर डेबिट का एक क्रेडिट पार्ट होता है। हेल्प टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंट्रोल थ्रू डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, इसमें हर चीज कैसे डिटेल्ड में आएगी। अनेबल टू कंपेयर स्टडीज, आप इसमें कंपेयर कर सकते हो, जो 2 चीजों को आप इसमें तोल सकते हो, उन्हें जज कर सकते हो। नेक्स्ट मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। एंड लास्ट में आता है क्या, फ्रॉड और मिस एप्रोप्रिएशन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि एक तरह से फ्रॉड का डिटेक्शन ये करके देता है हमें। तो ये एडवांटेजेस हैं किसके, डबल एंट्री सिस्टम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एडवांटेजेस ऑफ, अगेन मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन वहां पे हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। अब बेटा हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन है साथ में, तो इसकी एक्सप्लेनेशन सबसे पहला साइंटिफिक है। अब साइंटिफिक क्यों इसको हम बोलते क्यों है साइंटिफिक, वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसको वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्ड क्यों यूज किया गया, क्योंकि बेटा इसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। इसमें जो भी चीज होगी पहले रिकॉर्ड होगी, उसको क्लासिफाई करेंगे, देन इसको समराइज करेंगे। इन 3 स्टेप में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सिस्टमेटिक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा फुलफिल्स
द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसे हमेशा फुलफिल कर देता है। अब जैसे कि हमारा अकाउंटिंग करने के पीछे मेन पर्पस क्या होता है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, अपने फाइनेंशियल डिसीजन को ले पाना। फाइनेंशियल डिसीजन किसके बिहाफ पे ले पाएंगे? अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बिहाफ पे ले पाएंगे। तो डबल एंट्री बेटा वहां पे हमारी हेल्प करता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं मोर साइंटिफिक, या फिर इसका एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो है साइंटिफिक सिस्टम। सेकेंड, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें हर एस्पेक्ट, बोथ एस्पेक्ट में रिकॉर्ड होगा, डेबिट और क्रेडिट में होगा। दूसरा, इसमें एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी कैसे? या तो बेटा आप जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो या तो वो इनकम है, या तो वो एक्सपेंस है, या तो वो असेट्स है, या वो लायबिलिटी है, एंड इसमें एक वर्ड और गायब है, वो है आपका कैपिटल, या तो वो कैपिटल है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यहां पे हम बात की थी बेटा रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन, और अगला है बेटा पॉइंट एक्यूरेसी आती है इसके अंदर। एक्यूरेसी कैसे? क्योंकि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना बेटा, आगे जाके आप लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ट्रायल बैलेंस के बारे में। इसमें एक साइड डेबिट होती है और एक साइड होती है क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट दोनों ही इक्वल होते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे कि हमने अकाउंटिंग अच्छी रिकॉर्ड की है, लेकिन अगर हमारे डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है तो हम कहेंगे हमसे रिकॉर्डिंग करने में कहीं पे मिस्टेक हुई है। ठीक, तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिक का मतलब होता है नंबर्स। क्या होता है बेटा? नंबर्स। तो नंबर वाइज मतलब कैलकुलेशन वाइज इसको हम लोग डेबिट क्रेडिट को इक्वल करके दिखाते हैं। तो ये पॉइंट आपका थर्ड है। पॉइंट नंबर फोर्थ, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉसेस। प्रॉफिट और लॉस, आपके प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से बनाते हैं, हम लोग अलग से बनाते हैं, जिससे हम लोग ये पता कर सके कि हमारे बिजनेस में एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है कि एक्चुअल में लॉस हुआ है। ठीक है। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि इसके अंदर बनती है बेटा एक बैलेंस शीट। क्या बनती है बच्चे? बैलेंस शीट। जो फाइनेंशियल जो आपने बनाए हैं उनका लास्ट में आकर के आप लोग एक बैलेंस शीट बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, और उस स्टेटमेंट के अंदर आप हर ट्रांजेक्शन को यहाँ पे लाके रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे ऑल लायबिलिटीज एंड कैपिटल होती है, यहाँ पे ऑल एसेट्स होते हैं, और तो और यहाँ पे भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है, यहाँ पे भी आप कैलकुलेशन वाइज दोनों के दोनों बराबर होते हैं, दोनों क्या होते हैं? इक्वल अमाउंट से बैलेंस करते हैं। 6 पॉइंट बेटा हमारे पास आता है कंट्रोल थ्रू डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। कंट्रोल थ्रू डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कैसे है भाई? इसमें बिजनेस के हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और जब रिकॉर्ड कर लिया आपने तो आज तो आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, कल परसों तरसों कभी तो आप उसको रिकॉर्ड मतलब मेंटेन, अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें आप चेक करोगे, और जब चेक करोगे तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी, और आपने रिकॉर्ड कर रखा है तो आप प्रेजेंट में भी कर सकते हो, फ्यूचर में भी कर सकते हो। और जो आपके पास में चले गए ट्रांजेक्शन, अगर वहां पे कोई भी गलती हुई है तो उसे आप आराम से जज कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि यहाँ पे हमसे, और देन उसको फिर आप कंट्रोल कर पाओगे। देन उसको आप कंट्रोल, लेट्स से अगर प्रेजेंट में कोई मिस्टेक हो रही है तो फ्यूचर में मिस्टेक नहीं होगी। पास्ट में कोई मिस्टेक हुई है, प्रेजेंट में आपने चेक किया, तो आप प्रेजेंट में उसको मिस्टेक को नहीं करोगे, और फ्यूचर में हो सकता है उसको बेटर कर लो बेटा। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप इसमें कंट्रोल कर पा रहे हो, अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो तो डिटेल इंफॉर्मेशन को आप आराम से एनालाइज कर पाते हो, उस फाइनेंशियल से निकाल पाते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा अनेबल्स कंपैरेटिव स्टडीज। तो अनेबल कंपैरेटिव स्टडी, अब दो फाइनेंशियल्स को आप कैसे कंपेयर कर पाओगे? जब मेंटेन किए होंगे तभी तो कंपेयर कर पाओगे, लेकिन कंपेयर करने की भी कंडीशन है। अगर आप डबल एंट्री सिस्टम से कोई भी चीज को रिकॉर्ड कर रहे हो बेटा, तो आप कंपेयर भी डबल एंट्री सिस्टम से इजीली कर पाओगे। अब एक आपने बनाया सिंगल एंट्री सिस्टम से और एक बनाया आपने डबल एंट्री सिस्टम से, दोनों कंपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों के जो स्ट्रक्चरिंग है वो अलग अलग होगी। डबल एंट्री सिस्टम में हर चीज का डेबिट है, हर चीज का क्रेडिट है। सिंगल एंट्री सिस्टम में या तो पर्सन, या तो कैश होगा या तो पर्सन का नेम होगा। आप कैसे उसको मैच कर पाओगे? वो दोनों मैच नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पे मैच हो सकती है बहुत ज्यादा इजीली। ठीक है बेटा, तो इसमें कंपेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स फॉर एनालिसिस, या फिर आप इसमें बोल सकते हो कंपैरेटिव स्टडी दो वे से हो सकती है, एक इंट्रा लेवल पे होती है और एक इंटर लेवल पे होती है। इंट्रा मींस हम अपने कंपनी का ही एनालिसिस प्रीवियस ईयर से कर रहे हैं, और दूसरा होता है इंट्रा, क्या बोलते हैं, इंटर लेवल। इंटर लेवल में क्या होगा? दो कंपनीज हैं आपस में एक दूसरे साथ, मतलब दो कंपनीज का आप एक ईयर में आके कंपैरिजन कर रहे हो, दो कंपनीज का अलग अलग कंपनियां, उनका एक ईयर में आके आप कंपैरिजन कर रहे हो। नेक्स्ट, हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजमेंट है बेटा उसे ये बात पता होनी चाहिए कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कैसा है, ठीक है गलत है। अब गलत है तो भाई लॉस आएंगे,
लॉस आएंगे तो उसके बिहाफ पे वो अपने वो फिर नेक्स्ट टाइम वो स्टेप नहीं लेंगे जिसकी वजह से उनको लॉसेस हुए हैं। वो भी बेटा उसको फिर बाद में जहां जहां पे गलतियां होती हैं वो अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जहां जहां पे गलतियां उनको जाके वो क्या बोलते हैं करेक्ट करेंगे उन्हें, और उनको एक्यूरेटली जैसे होने चाहिए सिस्टम के अकॉर्डिंग वो सिस्टम में लेके आएंगे। बट अगर मान के चलिए उनको कभी पता ही ना चल पाए, हम लोग गलत अकाउंटिंग करें या गलत उसको रिकॉर्ड करें, और फिर जब उनका डिसीजन मेकिंग होगा मैनेजमेंट का तो भी गलत आएगा। तो क्या पता वो ठीक काम कर रहे थे, हमारी अकाउंटिंग गलत हुई है और अकाउंटिंग के कारण बाद में उन्होंने डिसीजन मेकिंग गलत कर दी, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक गलत हो जाता है। लेकिन अकाउंटिंग का जो मेजर एडवांटेज है यहां पे क्या है, इट प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। पॉइंट नंबर 9, डिटेक्शंस ऑफ फ्रॉड एंड मिस एप्रोप्रिएशन। अगर कहीं पे गलतियां हुई हैं बेटा तो डबल एंट्री सिस्टम उसे हमें इन्फॉर्म कर देता है। कैसे? क्योंकि जब भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे बेटा डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। एवरी डेबिट हैव अ क्रेडिट, हर डेबिट का एक क्रेडिट है और क्रेडिट का डेबिट है। तो अगर मान के चलिए डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, और अगर मैंने एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया है तो दूसरा एस्पेक्ट है कहां पे, इट मींस गलती हुई है मेरे से, इट मींस गलती हुई बेटा मेरे से। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। बच्चे यहां तक क्लियर है हमारे पास? ये टोटल हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? 9 पॉइंट्स हैं। चलिए अब लास्ट डिस्कस करते हैं हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं बेटा और कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं यहां पे तो पहली इसकी एडवांटेज आती है, सिंगल एंट्री सिस्टम गलत नहीं है बेटा। आज के टाइम पे जितने भी आप देखोगे ग्रोसरी शॉप वाले होते हैं वो मैक्सिमम बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम पे ही चलते हैं। देखा होगा आपने, उनके पास लाल रंग की किताब होती है, उस किताब में कोई भी अगर सामान लेना है तो उसको ही रिकॉर्ड करते हैं, वही सिंगल एंट्री सिस्टम है। जो ग्रोसरी वाले या फिर सपोज करो हम भी अपने घर में रिकॉर्ड करते हैं बाई चांस कि कोई फंक्शन हुआ है, भाई क्या क्या सामान आया, ये सामान आया, तो हमने रिकॉर्ड किया है, वो रिकॉर्डिंग ही क्या आपके पास बुक कीपिंग कहलाएगी। और बुक कीपिंग के बाद क्या होती है, अकाउंटिंग होती है। तो अगर मैं बुक कीपिंग को थोड़ी देर के लिए अकाउंटिंग मान लूँ, तो जो मैंने अगर हमारे घर में कोई फंक्शन है और हमने एक सिंगल पेज पे उसके पूरे खर्चे रिकॉर्ड कर रखे हैं, दैट इज अकाउंटिंग। वो सिंगल एंट्री सिस्टम है। वो क्या बच्चे आपके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम है। ठीक, तो ये कैसा होता है, सिंपल इजी, कोई भी बना लेगा, कोई भी बना लेगा। कोई खर्चा है इसमें? नहीं, कोई सिस्टम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी कितने रुपए की ये आया सामान, रिकॉर्ड कर लिया। हाँ जी ये कितना सामान आया भाई, इसको रिकॉर्ड कर लिया। तो ये अपने आप पे लेस कॉस्टली एंड टाइम सेविंग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। ये जितने भी आपके स्मॉल बिजनेस होते हैं उनके लिए हेल्पफुल है। जितने आपके स्मॉल बिजनेस होते हैं ये उसके लिए हेल्पफुल है। नो नीड टेक्निकल नॉलेज, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए इसके अंदर। मैंने अभी बात की बेटा, इसमें बहुत बड़ा तामझाम नहीं चाहिए हमें सिंपल बस ये पता होना चाहिए आपको लिखना आता है, आपको सुन के लिखना आता है। अगर सुन के लिखना आता है दैट मीन्स आप सिंगल एंट्री परफेक्टली कर सकते हो। ओके, लिमिटेशन क्या है बेटा इसकी, मतलब बेकार बातें क्या है, खराब बात क्या है इसके अंदर, कौन कौन सी इसके अंदर कमियां हैं। तो पहली कमी इसके अंदर आती है, ये रिकॉर्ड तो करता है लेकिन इनकम्प्लीट करता है, कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं करता। दूसरा, साइंटिफिक नहीं है बेटा, ये कैसा है, अनसाइंटिफिक है। ठीक है, नो ट्रायल बैलेंस, इसके अंदर कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता, जिससे एरर को कभी भी आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। एरर को कभी आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, कभी एरर को आप पता नहीं कर पाओगे, अनडिटेक्टेड होगा वो। डज नॉट शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कभी भी एक्यूरेटली बता नहीं पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि उन्होंने तो बिल में लिखा हुआ है। अब जैसे मान के चलो आपने जो छोटे से पर्ची में जो भी हिसाब लिखा है, अभी आपको टोटल करना पड़ेगा कि हमारे पास से कैश कितना गया है, किस पर्सन ने कितना कैश दिया है, आपने कितना दिया है, कितना आपके पास उधार में, कितना आपके बैंक से गया है, कितना आपकी पॉकेट में से गया है, कितना सामने वाले ने पे किया, आपको नहीं पता। लेकिन जब डबल एंट्री में आप हर चीज को रिकॉर्ड करते हो तो उसमें हर चीज को आप स्पेसिफिकली देख पाओगे कि आपकी पॉकेट में से कैश कितना गया, आपके बैंक से कितना पैसा गया, सामने वाले ने कितना पैसा दिया, उधार में कितना है आपका भी, तो आप इस सारी चीजों को कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये डज नॉट शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखती बेटा हमारी। नेक्स्ट, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। टैक्स अथॉरिटी कभी इसको मानती ही नहीं है, उनको वो कहते हैं हमारे डबल एंट्री सिस्टम में ही लेके आओ। दूसरी बात, ना तो टैक्स अथॉरिटीज मानती है इसके लिए, ना ही कभी आप इसकी ऑडिट कर पाते हो, क्योंकि ऑडिट के लिए भी कुछ रूल्स हैं बेटा। जैसे अकाउंटिंग के लिए हमारे पास बच्चे रूल होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वैसे ही हमारे पास अकाउंट्स बनने के बाद उसको चेक करने के लिए बनते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट, सर यहाँ पे एएस है और यहाँ पे ऐसे है, वो बेटा वो शॉर्ट फॉर्म है, ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट्स।
तो ये होते हैं इसके, जब ये अकाउंटिंग आप कंप्लीट कर लेते हो, कंप्लीट अकाउंटिंग होने के बाद हमेशा क्या होता है, उसकी चेकिंग होती है, और चेकिंग हमेशा बैकवर्ड होती है। ये आपका ऐसे चलता है और ये आपका बैकवर्ड में आता है। ठीक है, चलिए बच्चों, देखिए बच्चे, बिजनेस, बिजनेस में अकाउंटिंग का रोल क्या है, हमने डेफिनेशन पढ़ ली अकाउंटिंग की, डेफिनेशन, मीनिंग, एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, सारा कुछ हमारा कवर हो गया। अब हम पढ़ने वाले लास्ट में हमारे पास जो टॉपिक आता है अभी, वो है बेटा रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बिजनेस में अकाउंटिंग का बेसिकली रोल क्या है, बिजनेस में अकाउंटिंग का बेसिकली रोल क्या है भाई, बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं हम लोग, पर्पस क्या है इसके पीछे। तो कुछ हाइलाइट्स हैं बेटा हमारे पास। पहला है बेटा मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। सिस्टमेटिक, हर चीज को सिस्टम में रिकॉर्ड करेंगे, हर चीज को एक सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे जो एक सिस्टमेटिक होगा। जैसे कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो प्राइमरी रोल है अकाउंटिंग का, वो है अकाउंटिंग को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड्स करना। सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड्स करना किस चीज को, फाइनेंशियल्स को, किस चीज को, फाइनेंशियल्स को, जो इन टर्म्स ऑफ मनी होगी, जितने भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स हो रही हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको रिकॉर्ड करना, जिसके बेसिस में फाइनेंशियल पोजीशन बता सकता हूं मैं अपने बिजनेस की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को समझा, मैनेजमेंट असिस्ट कर सकता है अब इस फाइनेंशियल्स के बिहाफ पे अपने वर्कर्स को, कि भाई आपने अच्छा काम किया जिसकी वजह से हमारी कंपनी को बेनिफिट हुआ, और जब बेनिफिट हुआ तो हम आपको इस साल बोनस देने वाले हैं। अगर इन केस लॉस हुआ है तो वर्कर्स के पास जाके उन्हें असिस्ट कर सकते हैं कि भाई देखिए आपने ऐसे ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से हमारी कंपनी को लॉस हुआ, और ये फ्यूचर में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फिर हमें बिजनेस को शट डाउन करना पड़ सकता है। तो आप ऐसा कीजिए, इस वाले प्रोसेस को ना अपना के ये वाले प्रोसेस से अपना काम करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है बेटा, ये बोलते हैं असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। जैसे कि अब बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत सारी हैं अपने यहां से वर्कर्स को निकाल रही हैं, उसके पीछे रीजन क्या है बेटा, उसके पीछे रीजन ये है कि भाई मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का खेल है बेटा, हर चीज की मांग और पूर्ति होती है। जब मांग कम हो जाएगी तो पूर्ति करके क्या फायदा, और जब पूर्ति नहीं करनी है तो वर्कर्स को रख के क्या फायदा, और वर्कर्स के बेस पे आपको पता है आज के टाइम पे एआई काम करता है, तो ऐसे वर्कर्स को निकाल दो। जैसे बहुत सारी कंपनियों के बारे में ऐसे ऐसे पीछे न्यूज आई थी कि उन कंपनियों ने क्या किया है बच्चे, उन कंपनियों ने ऐसा किया कि अपने यहां से जितनी भी जो आईटी टीम थी उसको निकाल दिया, और उसकी जगह पे एआई असिस्टेंट से पूरा पूरा अपना काम करवा रहे हैं, क्योंकि उनको सैलरी ज्यादा देनी पड़ती है, सैलरी ज्यादा देनी पड़ती है तो वर्कर्स को निकाल दो। तो अब सैलरी ज्यादा देनी पड़ रही है क्योंकि जब उन्होंने फाइनेंशियल्स बनाए होंगे, फाइनेंशियल्स के अंदर उनको रिकॉर्ड किया होगा कि भाई खर्चा ज्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रही है, तो खर्चे को कैसे इनकम बढ़ा सकते हैं, क्या कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है, मार्केट में मांग ही नहीं है, और जब मांग नहीं है तो कैसे करें फिर हम लोग। तो उन्होंने बोला क्यों ना अपनी कॉस्ट कम कर दे ताकि हमारा प्रॉफिट मेंटेन हो जाए, उन्होंने वर्कर्स को ही निकाल दिया और उसकी जगह पे कुछ और सब्स्टिट्यूट ले लिया अपने पास। तो असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज करता है और फिर उसके बिहाफ पे अपने डिसीजन मेकिंग करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा कंपैरेटिव स्टडीज। हम कंपेयर कर सकते हैं एक ईयर को दूसरे ईयर से, या फिर दो फर्म ए और बी फर्म, ए और बी फर्म, दोनों फर्म्स एक ही ईयर में अपना कंपैरिजन कर पाएंगे कि भाई वो बेटर है या फिर मैं बेटर हूं, वो बेटर या फिर मैं बेटर। तो फाइनेंशियल्स क्या है अपने पे, इस तरह से हमारे लिए बिजनेस के अंदर काम करते हैं बेटा, एक कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे भी काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एविडेंस इन कोर्ट। कोर्ट में एज अ सबूत के तौर पे भी हम अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसको एक अच्छा एविडेंस माना जाता है हमारी लॉ की लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा अदर में, अगर आप लोग बेटा प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इवेट्स द नेसेसिटीज टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब आपको इस चीज से आप फ्री हो गए हो, आपको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपको याद करने की कि आप उसे याद रखो कि भाई मैंने फलानी तारीख को इतने रुपए पे किए थे। नहीं, अकाउंटिंग आपके लिए वो रिमेंबर का भी पूरा पूरा काम कर देती है, आपके लिए कोई आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है चीजों के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिंग लोन लेने में आपके लिए हेल्पफुल होता है। आप एक पर्सन है, उस पर्सन को तो आप बता सकते हो कि उसकी सैलरी स्लिप के ब्याह पे, एक कंपनी को आप कैसे लोन दोगे, एक बिजनेस को आप बेटा कैसे लोन दोगे, उसके फाइनेंशियल के ब्याह पे, उसके फाइनेंशियल बताएंगे कि वो कितना कमा रहा है, कितना जो भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अब एक बिजनेस है बेटा, अब उस बिजनेस की एक्चुअल में 10 लाख है, उसके साथ में दूसरी कंपनी है उसकी कीमत भी 10 लाख है, उसके साथ में दूसरी कंपनी उसकी कीमत भी 10 लाख है। लेकिन ये तीन जो कंपनीज मैंने बताई आपको, ये ए कंपनी, ये बी कंपनी और ये सी कंपनी, ए बी सी में से एक
सेल बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर मतलब रिपीटिंग आते रहते हैं, जिसकी वजह से सेल ज्यादा है। सपोज करो एक को अपना बिजनेस को खत्म करना है, मतलब इसे खत्म करना है, मैं ये सोच रहा है मैं कहीं और शिफ्ट करूंगा, तो इस जमीन की इसे जरूरत है नहीं है, तो ये अपनी शॉप को आज सेल करेगा। ठीक, जब इसकी कीमत 10 लाख, साथ वाली कीमत 10 लाख, 10 लाख, तो ये 10 लाख में कभी उसको सोल्ड नहीं करेगा। 10 कम से कम नहीं भी हो तो मुझे चाहिए बच्चे कम से कम 12 लाख रुपए। कितने चाहिए बच्चे? 12 लाख रुपए चाहिए। ये 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों मांग रहा है बाकियों से? रीजन है उसके पीछे, भाई मेरे पास अच्छे खासे कस्टमर्स हैं, मेरे पास अच्छी है, तो अगर कल को मैं एक शॉप खाली करके चला जाता हूं और दूसरा आदमी आके बैठेगा, तो मेरा तो यहाँ पे बच्चों मतलब मैक्सिमम लोगों को तो यही पता है कि यहाँ पे रेपुटेशन है, इस शॉप के पास जाएंगे तो अच्छा सामान मिलेगा, तो आप मेरी रेपुटेशन कल को इस्तेमाल करोगे, तो उसके बदले में आप मुझे ऐसा कीजिए, एक्चुअल 10 लाख है, मेरे को 12 लाख दो, और 12 लाख में 2 लाख रुपए किस चीज के बेटा? प्रॉफिट है। बट ये बात प्रूव करने के लिए कि मेरे को प्रॉफिट चाहिए, ये आप कैसे प्रूव करोगे? उसे सामने वाला भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए, सामने वाला आदमी भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो उसको हम लोग अपने फाइनेंशियल दिखा के इस बात पे राजी कर सकते हैं कि नहीं भाई हमारे बिजनेस की वैल्यू ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा टैक्स लायबिलिटीज। अगर कल जीएसटी ऑफिस हमें एक अच्छा खासा नोटिस भेज देता है कि आपका टैक्स बनता है इतने रुपए, तो हम ये बात कैसे प्रूव करेंगे कि ये बात गलत है और ये बात सही है? हमारे पास एविडेंस है बिजनेस का, हम लोग इस बिजनेस के एविडेंस को वहां रखेंगे कि हमारी अर्निंग इतनी हुई है, आपके अकॉर्डिंग हमारी अर्निंग इतनी है, ये आपके आपके हिसाब से गलत है शायद हमने, और फिर ये जो एविडेंस होता है बेटा ये बिल्कुल रूट कॉज से होता है, जो हम लोग फाइनेंशियल बनाते हैं इसमें हम लोग पहले सब चीज जो ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हुआ है उसे कंसिडर करते हैं, देन उसके ब्याह पे जर्नल होती है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल होता है, लास्ट में आपके फाइनेंशियल्स होते हैं, और उसके ब्याह पे फिर आप जो हमारे पर टैक्स लगाओगे, तो इनकम टैक्स का उतना ज्यादा होगा नहीं, हम अपनी बात प्रूव कर सकते हैं वहां पे सब चीजों के ब्याह पे, तो एज अ एविडेंस के तौर पे भी ये काम करता है। तो टोटल हमारे पास जो रोल है अकाउंटिंग के, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और इसमें टोटल कितने हो गए? ये तो टोटल मिला के हमारे पास 8 है, 8 रोल ऑफ अकाउंटिंग है बेटा। ठीक, मैं एक बार फिर से चलिए पढ़ लेते हैं इसको हम लोग। मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडीज, एविडेंस इन कोर्ट। नेक्स्ट है बेटा क्या? प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड द इवेंट्स द नेसेसिटीज ऑफ रिमेंबर। हमें कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, क्योंकि अकाउंटिंग हमारे व्याप में हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। नेक्स्ट, रेजिंग लोन, लोन लेने में बेटा हमारे लिए हेल्पफुल है। सेल ऑफ बिजनेस बाय सेल ऑफ बिजनेस, सिंपल सी बात है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्स लायबिलिटीज, इसके लिए भी हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, इसके ब्याह पे हम प्रॉपर वे में हर चीज को रिकॉर्ड कर पाएंगे और प्रॉपर वे में बता पाएंगे अपनी बात को। ठीक है बच्चे।